नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद मोहन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, चर्चा की जाएगी आज कक्षा 11 के समाजशास्त्र के पहले अध्याय पर। पहले अध्याय का नाम है समाजशास्त्र एवं समाज। इसके विषय में हम यहाँ पर जानेंगे कि क्या समाजशास्त्र है और क्या समाज है, इसके बारे में हम जानेंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं। हाँ, इससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से NCERT 6, 7, 8, 9, 10 की कक्षाएँ से संबंधित प्ले लिस्ट हैं। आप वहां जाकर अनेक वीडियो देख सकते हैं। साथ में आज से कक्षा 11 की क्लासें भी शुरू की जा रही हैं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़कर तमाम NCERT से संबंधित ये संग्रह का भंडार अपने साथ जोड़ सकते हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं कि क्या है समाजशास्त्र एवं समाज। परिचय यहाँ पर दिया गया है। हम शुरुआत करते हैं कि कुछ सुझावों से जो प्राय आप जैसे युवा विद्यार्थियों के सम्मुख रखे जाते हैं। हम कुछ सुझावों से ऐसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जो आप जैसे विद्यार्थियों के सामने रखे जाते हैं। एक सुझाव प्राय दिया जाता है कि क्या दिया जाता है। पहला सुझाव देखें आप, मेहनत से पढ़ाई करोगे तो जीवन में सफलता पाओगे। अक्सर लोग या शिक्षक आप लोगों को बताते हैं कि मेहनत से पढ़ाई करोगे तो जीवन में सफलता मिलेगी। मतलब अगर आप मेहनत करोगे तो आप पढ़ाई करोगे मेहनत से तो गवर्नमेंट जॉब आसानी से निकाल लोगे, या अगर आप अच्छे पढ़ लिख लोगे तो आप कहीं पर भी अच्छी नौकरी आराम से पा लेंगे, जिससे कि जीवन को आरामदायक बना सकते हैं। दूसरा सुझाव यह होता है कि क्या है दूसरा सुझाव, आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यदि आप इस विषय अथवा विषयों के समूह की पढ़ाई करेंगे तो भविष्य में अच्छी नौकरी मिलने के ज़्यादा संभावना रहेगी। बहुत सारे शिक्षक या आपके जो साथी हैं या आपके जो घर वाले हैं आप लोगों को सुझाव देते हैं कि अगर आप इस विशेष टेक्निकल चीज़ों की अगर पढ़ाई करेंगे तो तुरंत ही आपको नौकरी मिल सकती है। या अगर किसी के घर वाले ऐसे भी कह सकते हैं कि आप इस तरह की पढ़ाई करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे तक जा सकते हैं। इस तरीके के सुझाव दिए जाते हैं। तीसरा सुझाव इस प्रकार हो सकता है कि किसी क्या है तीसरा सुझाव आप यहाँ पर देखें, किसी लड़के के लिए यह विषय ज़्यादा उपयुक्त नहीं दिखता, अथवा एक लड़की के तौर पर क्या आपके विषयों का चुनाव व्यवहारिक है। जैसे कि बहुत सारे लोगों का मानना होता है या बहुत सारे लोग मानते हैं कि यह विषय लड़कियों के लिए ज़्यादा बेहतर है और लड़कों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि कई ऐसे विषय होते हैं जैसे कि टेक्निकल काम, जो इंजीनियरिंग के काम होते हैं या हार्ड वर्क वाले काम होते हैं, उन क्षेत्रों में जो ज़्यादातर लोग जाते हैं वहाँ पर ज़्यादातर लड़के जाते हैं, जबकि वहाँ पर लड़कियों की संख्या लड़कों की अपेक्षा कम होती है। तो ऐसे चीज़ों का व्यवहारिक ज्ञान अक्सर लोग लड़कों को देना चाहते हैं। चौथा सुझाव, आपके परिवार को आपकी नौकरी की शीघ्र आवश्यकता हो तो ऐसा व्यवसाय न चुनें जिससे बहुत समय लगता हो। अगर जैसे कि बहुत सारे लोगों को तुरंत नौकरी की ज़रूरत होती है तो ऐसे लोगों को ऐसे विषय चुनने होते हैं या ऐसा व्यवसाय चुनना होता है कि जिससे उनकी आमदनी पढ़ाई पूरी होने के साथ साथ आमदनी शुरू हो जाए। और आपको अपने पारिवारिक व्यवसाय में कार्य करना है तो आप इस विषय को पढ़ने में इच्छा क्यों रखते हैं। अगर बहुत सारे लोग जैसे कि अपने पारिवारिक कामों को ही करना चाहते हैं तो वह दूसरे विषयों को पढ़ने में इच्छा नहीं रखेंगे या इस विषय को पढ़ने में इच्छा नहीं रखेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर कहीं पर कोई प्रोफेसर हो, किन्हीं के माता पिता या प्रिंसिपल हो या एक अच्छे प्रवक्ता हो, तो वह अपने बच्चों को भी निश्चित तौर पर शिक्षा के ही क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहेंगे। जबकि अगर वही व्यक्ति
अगर आर्मी या अन्य क्षेत्र में हो तो वह उसी क्षेत्र में अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहेंगे। अगर व्यक्ति इंजीनियरिंग या साइंटिस्ट है तो वह अपने बच्चों को भी वही बनाने की पहली कोशिश करेगा। वह कभी नहीं चाहेगा एक साइंटिस्ट या एक प्रोफेसर की उसका बच्चा एक छोटी मोटी नौकरी करे। आइए हम इन सुझावों पर गौर करें। क्या आप सोचते हैं कि पहला सुझाव बाकी 3 सुझावों से क्या था, सुझाव का खंडन करता है? क्योंकि पहला सुझाव दर्शाता है कि यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप अच्छा कार्य करेंगे और अच्छी नौकरी पाएंगे। इसका दारोमदार स्वयं पर है। दूसरा सुझाव यह दर्शाता है कि आपके व्यक्तिगत प्रयास के अलावा नौकरी का एक बाजार है और वह बाजार यह निश्चित करता है कि किस विषय की पढ़ाई करने से नौकरी के अवसर ज़्यादा हैं और किस विषय से नौकरी के अवसर कम हैं। उसके बाद हम देखें तीसरा और चौथा सुझाव इस विषय को और भी जटिल बना देता है। यहाँ केवल हमारे व्यक्तिगत प्रयास और नौकरी का बाजार ही नहीं बल्कि लिंग है, परिवार है और सामाजिक परिवेश है, वो भी उसके लिए मायने रखते हैं। यद्यपि व्यक्तिगत प्रयासों का भी बहुत महत्व है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वे परिणाम को निश्चित करें। जैसा कि हम देखते हैं कुछ अन्य सामाजिक कारक भी हैं जो परिमाण को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमने केवल नौकरी का बाजार, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, लिंग का जिक्र किया है। क्या आप अन्य कारकों के बारे में भी सोच सकते हैं? हम पूछ सकते हैं यह कौन निश्चित करता है कि एक अच्छी नौकरी क्या है? क्या एक अच्छी नौकरी के बारे में सभी समाजों की सोच एक जैसी है? बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि वह आर्मी के क्षेत्र को अच्छा नौकरी मानते हो। बहुत सारे लोग ये मानते हो कि शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छी नौकरी हो सकती है। बहुत सारे लोगों का मानना हो सकता है कि वह प्रशासनिक क्षेत्र में आईपीएस हैं, अन्य ऑफिसर बन करके एक अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हैं। यह सबकी एक अलग अलग धारणा हो सकती है, अपनी सोच होती है समाजों की। इसका पैमाना पैसा है अथवा सम्मान या सामाजिक मान्यता या व्यक्तिगत संतुष्टि है जो एक नौकरी की हैसियत का निर्धारण करते हैं। क्या संस्कृति एवं सामाजिक मानक की भी इसमें कोई भूमिका होती है? प्रत्येक विद्यार्थी को तरक्की हेतु मेहनत से अध्ययन अवश्य करना चाहिए। मेहनत तो सभी को ही अवश्य करना चाहिए, लेकिन वह कितना अच्छा कर पाता है यह सामाजिक कारकों के एक पूरे समुच्चय द्वारा निर्धारित होता है। नौकरी का बाजार अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों से परिभाषित होता है। अर्थव्यवस्था की ज़रूरतें भी पुनः सरकार की आर्थिक एवं राजनीतिक नीतियों पर निर्भर रहती है। किसी विद्यार्थी की नौकरी के अवसर पर इन विशिष्ट राजनीतिक आर्थिक आंकड़ों के साथ साथ उसके परिवार की सामाजिक पृष्ठभूमि भी प्रभावित होती है। बहुत सारे लोगों की अपनी परिवार की पृष्ठभूमि होती है जो उसी प्रकार की नौकरी पाते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं अगर कोई व्यक्ति प्रोफेसर है तो वह पहले से ही अपने बच्चों को इस तरीके से तैयार करेगा कि उसके बच्चे आने वाले समय में कुछ उच्च पद पर जा सकते हैं। या कोई व्यक्ति अगर आर्मी के क्षेत्र में है तो वह उसी क्षेत्र में अपने बच्चों को तैयार कर सकता है। जबकि कोई व्यक्ति अगर साइंटिस्ट है या अगर प्राइवेट सेक्टर पे है तो वह वहाँ भी अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए सोच सकता है। हमें इस बात का प्रारंभिक ज्ञान मिलता है कि किस प्रकार समाजशास्त्र मानव समाज का एक अंतर संबंधित समग्र के रूप में अध्ययन करता है और किस तरह समाज और व्यक्ति एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विषयों के चुनाव की समस्या विद्यार्थियों का व्यक्तिगत मामला है। आप देखते होंगे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जब विद्यार्थी पहुंचते हैं तो वहां पर विद्यार्थियों को अनेक समस्या रहती है कि वह सोचते हैं कि वह किस प्रकार के
विषयों का चुनाव करें, किस प्रकार के विषयों को आगे को पढ़ें। इसके बावजूद अधिकांश विद्यार्थी इस समस्या से प्रभावित रहते हैं। अतः प्रत्यक्ष है कि एक व्यापक जनहित का मुद्दा है। समाजशास्त्र का एक कार्य व्यक्तिगत समस्या और जनहित मुद्दे के बीच संबंध को स्पष्ट करना है। क्या है समाजशास्त्र? समाजशास्त्र समाज का ही ज्ञान कराता है या नहीं। समाज का एक कार्य यह भी होता है कि वह व्यक्तियों की समस्या और जो जनहित के मुद्दे होते हैं उसके संबंध को क्या करता है, स्पष्ट करता है। यह इस अध्याय की पहली विषय वस्तु है। उसके बाद हम देखें यहाँ पर कि आगे क्या है। हम यह पहले ही देख चुके हैं कि एक अच्छी नौकरी का अर्थ भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न हो सकता है। आप लोग पहले ही समझ गए हैं कि भिन्न भिन्न लोगों के लिए या भिन्न भिन्न समाजों के लिए या भिन्न भिन्न परिवारों के लिए एक अच्छी नौकरी का मतलब क्या होता है। किसी व्यक्ति के लिए किसी नौकरी की सामाजिक प्रतिष्ठा कितनी है अथवा नहीं है, यह उस व्यक्ति के प्रासंगिक समाज की संस्कृति पर निर्भर करता है। प्रासंगिक समाज का अर्थ है कि क्या इसका अर्थ है वह समाज जिससे वह संबंधित है। मतलब कोई भी व्यक्ति, जैसे हमने 3-4 उदाहरण दिए कि वह अपने समाज के आधार पर ही अपनी नौकरी या अपना व्यवसाय का चुनाव करता है। व्यक्ति किस समाज से संबंध रखता है, क्या यह पास पड़ोस है, क्या यह समुदाय है, क्या यह जाति या जनजाति है। आप देख पा रहे होंगे कि व्यक्ति की जो प्रथम पाठशाला है एक तरीके से वह उसका परिवार ही होता है और परिवार के ही गुण व्यक्ति में धीरे धीरे पनपते हैं। उसी आधार पर व्यक्ति अपनी क्या करता है, स्थिति के अनुसार ही अपनी नौकरी के लिए तैयारी करता है। पास पड़ोस से जो व्यक्ति होते हैं उनसे अनुभव प्राप्त करता है और जहाँ पर समुदाय में जाता है तो समुदाय में भी उसे विभिन्न विचारों से अवगत होता है, या वह जिस जाति का या जनजाति का होता है उस क्षेत्र की स्थिति परिस्थिति को देखकर ही वह अपने भविष्य के बारे में, अपना व्यक्तिगत जीवन के बारे में सोचता है। क्या यह उसके माता पिता का व्यापारिक दायरा है, क्या यह राष्ट्र है। इस प्रकार इस अध्याय का दूसरा बिंदु यह है कि वर्तमान समय में व्यक्ति कैसे एक से अधिक समाजों से जुड़ा हुआ है और समाज कैसे असमान होते हैं। आज का अध्याय का जो दूसरा बिंदु यहाँ पर है कि व्यक्ति एक दूसरे समाजों से भी जुड़े होते हैं और एक समाज दूसरे समाज से कैसे भिन्न होता है। तीसरा यह अध्याय इसका परिचय देता है कि समाजशास्त्र में समाज का विधिवत अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में समाज का ही विधिवत अध्ययन किया जाता है, एक तरीके से अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन दार्शनिक और धार्मिक अनुचिंतन एवं साथ ही समाज के रोजमर्रा के सामान्य परिश्रम से एकदम अलग है। चौथी बात, समाज के अध्ययन का यह अलग तरीका ज़्यादा अच्छी तरह से समझा जा सकता है यदि हम पीछे मुड़कर भौतिक विचारों एवं भौतिक स्थितियों पर ऐतिहासिक दृष्टि डालें जिसमें समाजशास्त्र का जन्म एवं विकास हुआ है। ये विचार एवं भौतिक विकास मुख्यतः पाश्चात्य थे, परंतु उसके परिणाम स्वरूप विश्वव्यापी थे। पांचवा हम देखें कि हम इस विश्वव्यापी पक्ष के तरीके को देखते हैं जिसमें भारत में समाजशास्त्र का आगमन हुआ। और यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार हम में से प्रत्येक की अपनी अलग अलग जीवनी है, उसी तरह एक विषय का भी जीवनी होती है। जिस प्रकार से विभिन्न लोगों की एक अपनी जीवनी होती है, उसी प्रकार से अनेक विषयों की अपनी एक अलग बात होती है। विषय के इतिहास को समझने से पहले विषय को समझने में सहायता मिलती है। अगर हम विषय के इतिहास को समझते हैं तो उस विषय के बारे में हम आसानी से समझ सकते हैं। अंत में समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र एवं अन्य विषयों से इसके संबंधों की चर्चा की गई है। आप देख सकते हैं क्रियाकलाप एक दिया है यहाँ पर। उससे पहले हम थोड़ा इसको आगे तक देख लें जिससे कि हम यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से
समाजशास्त्री कल्पनाएं एवं व्यक्तिगत कल्पनाएं हैं। समाजशास्त्री कल्पना हमें यहाँ पर हम देखें कि समाजशास्त्री कल्पनाएं एवं व्यक्तिगत समस्याएं एवं जनहित के मुद्दे। हमने अपनी शुरुआत के कुछ सुझावों के एक समुच्चय के साथ की थी, जिसमें हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया कि व्यक्ति और समाज एक क्या है। समाजशास्त्री कल्पना है हमें इतिहास और जीवन कथा को समझने एवं समाज के इन दोनों के संबंधों को समझने में सहायता करती है। यही इसका मुख्य कारण है और इसका वायदा भी। शायद सबसे अधिक परिणामदायक विभेद जिसके द्वारा समाजशास्त्री कल्पना कार्य करती है वह व्यक्तिगत समस्याओं और सामाजिक संरचना के जनहित के मुद्दे के बीच की हैं। जब किसी भी व्यक्तिगत या अपने आसपास के लोगों के साथ संबंधों में कठिनाइयाँ आ जाती हैं, तब वह उन्हें स्वयं प्रत्यक्ष या निजी रूप से ज्ञात सीमित सामाजिक दायरे से में सुलझाता है। इन मुद्दों का संबंध व्यक्तिगत के निजी जीवन तथा स्थानीय वातावरण से परे होता है। समकालीन इतिहास तथा तथ्य पुरुषों इतिहास के तथ्य पुरुषों और स्त्रियों की सफलता और असफलता के तथ्य भी हैं। जब एक समाज का औद्योगिकीकरण होता है तब एक किसान श्रमिक बन जाता है, एक सामंत समाप्त हो जाता है या व्यवसायी बन जाता है। जब कोई वर्ग उठता है या गिरता है, एक व्यक्ति रोजगार युक्त अथवा बेरोजगार हो जाता है। जब विनिमय की दर ऊपर नीचे जाती है, आदमी का मन उछलता है या टूट जाता है। जब युद्ध होता है या बीमा एजेंट रॉकेट लॉन्चर बन जाता है, यह एक स्टोर का क्लर्क रडार मैन बन जाता है। एक पत्नी अकेली रह जाती है, एक बालक पिता के बगैर बड़ा होता है। एक व्यक्ति की जिंदगी हो या एक समाज का इतिहास, दोनों को जाने बिना समझा नहीं जा सकता है। मिल्स ने 1959 में ये चीज़ें बताई थी। आप इससे पहले आगे बढ़ें, क्रियाकलाप एक देखें, मिल्स के उदाहरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें, तब अगले पृष्ठ पर दिए गए दृश्य पर रिपोर्ट की जांच करें। क्या आपने ध्यान दिया है कि गरीब और गृहविहीन दंपति का दृश्य कैसा है? समाजशास्त्री कल्पना गृहविहीनता को समझने और इसकी एक जनहित मुद्दे की तरह व्याख्या करने में सहायता करता है। क्या आप गृहविहीनता के कारण की पहचान कर सकते हैं? आपकी कक्षा के विभिन्न समूह इसके संभावित कारणों पर सूचनाएं एकत्र कर सकते हैं। उदाहरणतः रोजगार संभावनाएं, गाँव से शहरों में प्रवासन आदि, इन पर चर्चा कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया है कि किस प्रकार राज्य गृहहीनता को एक जनहित मुद्दे के रूप में लेता है, जिसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना सहित ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। आइए देखें आगे कि यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, एक गृहविहीन दंपति है, जिसके विषय में हम यहाँ पर देखें कि वर्ष 2016 से आरंभ हुई प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय SORD द्वारा संचालित एक विशाल योजना है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना कब प्रारंभ हुई? प्रधानमंत्री आवास योजना वर्ष 2016 में आरंभ हुई। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना किस मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना SORD के द्वारा संचालित किया जाता है, जो आवास विहीन परिवारों और जीर्ण शीर्ण कच्चे मकान में रहने वालों को पक्के मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय और श्रमिक सहायता प्रदान कराएगी। क्या आप ऐसे अन्य मुद्दे बता सकते हैं जो व्यक्तिगत समस्याओं और जनहित के मुद्दे में संबंधित दर्शाते हैं? आप लोग देख पा रहे होंगे, गृहविहीन दंपति है, बिल्कुल यहाँ पर ये फुटपाथ पर बैठे हैं, सड़क के किनारे। देखें इनका जो भी यहाँ पर सामान है यहाँ पर है। अगर इनके पास अपना घर होता तो निश्चित तौर पर इनका पूरा साजो सामान जो होता घर के अंदर होता और ये अपने घर के अंदर बैठे होते जब कार्य नहीं कर रहे होते। आगे देखें दूसरे से परस्पर किस प्रकार संबंधित है समाज। हमने यहाँ देखा था पिछले पृष्ठ में कि
जेम्स मिल ने जो 1959 में बताया था कि इतिहास दोनों को जाने के बिना समझा नहीं जा सकता है। मिल्स ने 1959 में कहा था। उसी से आगे हम यहाँ देखेंगे दूसरे से परस्पर किस प्रकार संबंधित है। यह एक ऐसे बिंदु हैं जिस पर समाजशास्त्री पीढ़ियों से विचार विमर्श करते आ रहे हैं। समाजशास्त्री अनेक पीढ़ियों का अध्ययन करते हैं। सी राइट मिल्स समाजशास्त्री कल्पनाओं पर अपनी दृष्टि मुख्यतः इस बात को सुलझाने पर टिकते हैं कि किस तरह व्यक्तिगत और जनहित परस्पर संबंधित है। उसके बाद हम देखें समाजों में बहुलताएं एवं असमानताएं। समकालीन विश्व में एक प्रकार से देखा जाए तो हमें एक से ज़्यादा समाजों से जुड़े हुए हैं हम एक से ज़्यादा समाजों से जुड़े हुए हैं। और जब हम विदेशियों के बीच में हमारे समाज की बात करते हैं तो हमारा मतलब भारतीय समाज होता है। जब हम अगर भारत से बाहर या नहीं विदेशों में हम अपने समाज की बात करें तो तब हम क्या होते हैं, एक भारतीय होते हैं। भारतीय समाज से उसका मतलब होता है। लेकिन भारतीयों के बीच में अगर हम समाज की बात करते हैं तो हमारी भाषा है, समुदाय है, धर्म है या जाति अथवा जनजाति के संदर्भ में लिया जा सकता है। यह विविधता इस बात पर निर्णय करती है कि करने में कठिनाइयाँ पैदा करती है कि हम किस समाज की बात कर रहे हैं। लेकिन शायद लगता है कि समाजों का खाका खींचने की समस्या अकेले समाजशास्त्रियों की ही नहीं है, जैसे कि नीचे दी गई टिप्पणी में प्रकट होता है। अपनी फिल्मों में क्या दिखाया जाए इस पर चर्चा करते हुए मशहूर भारतीय फिल्मकार सत्यजीत राय हैरानी से कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सत्यजीत राय क्या है। सत्यजीत राय एक फिल्मकार हैं। वह क्या कहते हैं हैरानी से, आप अपनी फिल्मों में क्या रखेंगे, आप क्या छोड़ सकते हैं, क्या आप शहर को पीछे छोड़कर गांव में जाएंगे या विशाल चारागाहों में गायें चराते और चरवाहे बांसुरी बजाते हैं। आप यहाँ एक साफ सुथरी एवं ताज़ा तरीन फिल्म बना सकते हैं जिससे कि एक नाविक के गीतों की सी मोहक लय हो, अथवा आप इतिहास के पीछे महाकाव्यों में जाएंगे जहाँ दैत्यों और देवों ने महान संग्राम में क्या किया था, हिस्सा लिया था, जिसमें भाइयों ने भाइयों का संहार किया था। अथवा आप वहीं ठहरे रहेंगे जहां आप हैं वर्तमान में, यही इस विकट भीड़ भाड़ चौकाचौंध भरे शहर के बीचों बीच और इसके कोलाहल दृश्यों और परिवेश के विरोधाभासों से स्वर मिलाने का प्रयास करेंगे। अगर एक फिल्मकार है तो वह किन चीज़ों को यहाँ पर दिखाएगा, इस पर चर्चा की गई है। इसके पीछे एक चित्र दिया गया था, आप देख सकते हैं। एक भूखा आदमी है, किस तरीके से वह यहाँ पर बैठा है और साथ ही साथ कुछ किसान लोग हैं यहाँ पर जो अपनी फसल के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर श्रमिक वर्ग के लोग कार्य कर रहे हैं। और अगले चित्र में आप लोगों को दृश्य पर चर्चा कीजिए कि ये किस प्रकार की बहुलता और असमानताएं दर्शाती हैं। आप चित्र में देख रहे हैं कि विभिन्न लोगों की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग कार्य हैं। आप देख पा रहे होंगे। आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। आप यह समाजशास्त्र के सम्मुख मुख्य प्रश्न है कि समाज के किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित किया जाए। हम सत्यजीत राय की टिप्पणी पर पुनः जाते तो स्तंभ होते कि क्या उनके द्वारा गया गांव का चित्रण रोमांटिक है। एक समाजशास्त्री के नज़रिए से गांव के एक दलित के नीचे दिए गए चित्रण की इसकी तुलना करना उल्लेखनीय होगा। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो गांव की छप्पर की छत वाली चाय की दुकान के सामने धूल भरी सड़क पर बैठा था, जानबूझकर अपना गिलास और प्लेट अपने बगल में रखे हुए दुकानदार के लिए मूक संकेत था कि अछूत को चाय खरीदनी है। मूली एक 40 वर्षीय पान के मैले हुए
दांतों वाला मरियल सा व्यक्ति था जिसने लंबे बाल पीछे की तरफ लटके थे। फ्रीमैन ने 1978 में लिया था, यहाँ से लिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि अमर्त्य सेन का उदाहरण शायद इसका ज़्यादा अच्छी तरह वर्णन करेगा कि किस प्रकार असमानता समाजों के बीच केंद्रीय बिंदु है। कुछ भारतीय अमीर हैं, अधिकांश नहीं। कुछ बहुत अच्छी तरह शिक्षित हैं, अन्य निरक्षर हैं। कुछ विलासिता की जिंदगी बसर करते हैं, जबकि कुछ दूसरे थोड़े से पारिश्रमिक के बदले कठोर परिश्रम करते हैं। कुछ राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होते हैं, लेकिन दूसरे किसी भी चीज़ को प्रभावित नहीं कर सकते। कुछ के पास जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अनेक अवसर हैं, जबकि अन्य के पास अवसरों का नितांत अभाव है। कुछ के प्रति पुलिस का व्यवहार सम्मानजनक रहता है, जबकि अन्य कुछ के लिए अत्यधिक असम्मानजनक रहता है। आप लोग देखते होंगे कि हर व्यक्ति के लिए हर चीज़ एक समान नहीं रहती है। असमानता के कुछ विभिन्न प्रकार हैं और इसमें से प्रत्येक के लिए गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। अमर्त्य सेन ने 2005 में कहा था। 2010-11 में आप देख सकते हैं समाजशास्त्र का परिचय। यहाँ पर हम चर्चा आगे फिर कल बढ़ाएंगे। निश्चित तौर पर इसके अगले भाग में हम समाजशास्त्र के परिचय के विषय में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर देखें कि क्रियाकलाप 2 भारत सरकार का हाल ही में राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण बताता है कि सफाई सुविधाएं 60 से अधिक प्रतिशत लोगों को प्राप्त हैं। सामाजिक असमानता के अन्य संकेतों मसलन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इत्यादि के बारे में मालूम कीजिए। ये था आज का पहला पाठ। समाजशास्त्र एवं समाज के विषय में हमने जानने का प्रयास किया कि किस तरीके के समाज होते हैं। निश्चित तौर पर हम इसके अगले भाग पर आगे चर्चा करेंगे। 3-4 भागों में हम इस पाठ पर चर्चा करेंगे और उसके बाद इसके अभ्यास प्रश्नों पर आराम से चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए यह बेहतर होगा। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक वाले बटन को दबाकर लाइक कर सकते हैं और साथ में अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी बेहतर जानकारी मिल सके। तो दोस्तों ये थी आज की चर्चा। मिलते हैं जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।